नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में जो लूट की कहानी अघाड़ी सरकार के मंत्रियों के द्वारा रची गई, जिसमें पुलिस के जरिए 100 करोड़ रुपए वसूली का धंधा चलाया गया, जिसमें सचिन वाजे, परमवीर सिंह और पता नहीं कौन कौन से लोग इसमें फंस गए, इसकी चार्जशीट ईडी ने तो जमा कर दी। इसमें अनिल देशमुख, अघाड़ी सरकार का पूर्व गृह मंत्री, मुख्य अभियुक्त तो बनाया गया है। लेकिन अब जो कुछ और भी खबरें जो छन छन के आ रही हैं, जो सोर्सेस के जरिए आ रही हैं, उसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। चार्जशीट के अंदर अनिल देशमुख और उसके परिवार के लोगों के ऊपर 50-50 करोड़ रुपए की हेराफेरी करने का आरोप तय किया गया है। और अभी तो सिर्फ ये इसको कह सकते कि ऊंट के मुंह में जीरा जैसी कहानी है, क्योंकि ईडी भी इन पॉलिटिशियंस के साथ लुका छिपी खेल रही है। ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट है। एक पहली चार्जशीट दायर की गई थी, उसके बाद ये दूसरी है। अब ये बताया जा रहा है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट का सिलसिला अभी चलता ही रहेगा, इन्वेस्टिगेशन अभी चलती ही रहेगी। वो इसलिए क्योंकि कई सारे लोगों से तो अभी पूछताछ ही नहीं हुई है, उनके बयानों को तो इंक्लूड भी नहीं किया गया है। खबर क्या आ रही है, आप जरा इसे समझिए। अनिल देशमुख and his family have laundered rupees 50 crores through companies associated with them. The charge sheet named Deshmukh's two sons, Rishikesh and Salil Deshmukh, and their CA Bhavik Panjwani as accused in the case. The charge sheet includes the statement of former Chief Secretary of Maharashtra Sitaram Kunte and former Mumbai Police Commissioner Paramveer Singh. और इसमें मजेदार बात क्या है कि अनिल देशमुख के दोनों बेटों को और उसके सीए को बकायदा अक्यूज तो बनाया गया है, लेकिन ईडी ने अभी तक अनिल देशमुख के दोनों बेटों से अभी पूछताछ नहीं की है। मतलब अभी जांच जारी है। ये जो अक्यूज बनाया गया है इन लोगों को, उसके आधार में चार्जशीट में सिर्फ इतना बताया गया है कि बहुत सारी फर्जी कंपनियों के सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के जरिए, वो कंपनियां क्या हैं, वो कंपनियां जिसमें ये लोग डायरेक्टर हैं। अब अभी तक तो सिर्फ कागजी दस्तावेज दिया जा रहा है, पूछताछ अभी नहीं हुई है। अब जब पूछताछ होगी तो यह मसला और भी आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अभी तो इस चार्जशीट के अंदर सिर्फ 4 कंपनियों के बारे में बात किया गया है। अभी 27 कंपनियों का जिक्र इस चार्जशीट में किया गया है। मतलब ये जांच प्रक्रिया काफी लंबी चलने वाली है। और ये जो जेल के अंदर, जो कारावास के अंदर जो इनका जो समय बीत रहा है, वो काफी लंबा चलने वाला है। लेकिन इसमें एक और जो सबसे अहम जानकारी इस चार्जशीट के जरिए ईडी के सोर्सेस बता रहे हैं कि इसमें शिवसेना का एक बड़ा लीडर भी फंस गया है। हालांकि जो सोर्सेस बता रहे हैं कि भाई चार्जशीट के अंदर उसको मेंशन तो नहीं किया गया है, लेकिन इस बात की जांच जरूर की जा रही है जिसका असर शिवसेना के उस लीडर के ऊपर। क्या खबर आ रही है सोर्सेस से? द ईडी इज येट टू कंक्लूड if State Transport Minister Anil Parab of Shiv Sena had any role in this case. The charge sheet does not include the statement of 12 IPS SSP officers that had been recorded during investigation. These officers had obtained their posting through the personal recommendation of Deshmukh, and the ED is investigating if it was done for monetary consideration. The ED will continue its investigation to find out if Parab had recommended the names of police officers for specific posting for any consideration. अब आप समझिए, रश्मि शुक्ला का पूरा जो इन्वेस्टिगेशन फाइल है उसको लेकर के तो ये ईडी वाले इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लेकिन ये जो बात चल रही है कि भाई कि शिवसेना का एक बड़ा लीडर जो अघाड़ी सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है अनिल परब, एक अनिल साहब तो जेल में, दूसरे अनिल का नंबर लग गया। अब ये
ईडी ने अभी चार्जशीट में से इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन सोर्सेज बता रहे हैं कि अब वो जो 12-13 जो पुलिस ऑफिसर्स के नाम आए हैं कि जिसका रश्मि शुक्ला ने जिक्र किया, उसका भी स्टेटमेंट इस चार्जशीट में नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑन है। मतलब जब उनसे पूछताछ होगी, अनिल देशमुख के बेटे से पूछताछ होगी, तो फिर एक नया चार्जशीट भी आएगा, नए एविडेंसेस के साथ, नए आरोपों के साथ। अब यह बताया जा रहा है कि जो 12-13 जो पोस्टिंग्स जो किए गए हैं, जिसका जिक्र रश्मि शुक्ला के रिपोर्ट में था, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ईडी के पास अभी तक वो फोन रिकॉर्डिंग्स नहीं पहुंची है जो रश्मि शुक्ला ने टैप किए थे, कि जब उनको मालूम चला कि अनिल देशमुख के कार्यालय से खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है, पैसे दो और पोस्टिंग पाओ, ये पूरा का पूरा जो नंगा नाच चल रहा था महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय से, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया गया और सारे लोगों के फोन टैप किए गए। इस पे बवाल भी मचा। भारतीय जनता पार्टी ने असेंबली में इस मसले को उठाने की कोशिश भी की, लेकिन सरकार ने इस पे कोई जांच वगैरह कुछ नहीं, उसको दबाने की पूरी जो है कोशिश की गई। अब वो रिपोर्ट तो आ गई, वो 12-13 आईपीएस और एसपीएस ऑफिसर्स वो बाकायदा नोटेड तो हो गए, उनसे पूछताछ, उनके स्टेटमेंट अभी तक इसमें जारी नहीं हुए हैं। अब इसमें ईडी ये जांच में जुटी हुई है कि क्या ये जो पैसा दो और पोस्टिंग पाओ का जो खेल चल रहा था, इसमें अनिल देशमुख ने किसी किसी को रिकमेंड किया था या नहीं किया था, अनिल परब ने रिकमेंड किया था या नहीं किया था, और अगर रिकमेंड किया था तो क्या इसमें कोई पैसे की लेन देन हुई थी। अब ये इन्वेस्टिगेशन का रुख जो है वो दूसरी तरफ चल रहा है। मतलब ये कि अब तक जो चार्जशीट जो दायर की गई है वो सचिन वाजे के पैसे को लेकर के था, कि सचिन वाजे किस हिसाब से बार और रेस्टोरेंट मालिक से पैसे उगाही करता था और कैसे वो कहां पहुंचाया करता था, और उसके तहत 4 कंपनियों में 4 करोड़ 80 लाख रुपए का पूरा हेरा फेरी का पूरा कच्चा चिट्ठा, पूरा सबूत ईडी के हाथ में आ गया, जिस वजह से भाई साहब जेल के अंदर में है। अभी 27 कंपनियां बाकी है और वो एक पूरा का पूरा केस कि जिसमें पैसे लेकर पोस्टिंग और प्रमोशन का जो खेल चल रहा था, अब उसका इन्वेस्टिगेशन, उसके लिए जांच के लिए ईडी अब तैयारी कर रही है। मतलब ये गजब खेल चल रहा था, माने खुला खेल चल रहा है वहां पे। और लोग कहते हैं कि भाई ये सरकार जो है, ये नेताओं को देखिए खाकी सफेद कपड़े पहन के झूठ बोलने के कितने आदि, भाई जनता की सेवा करने के लिए आए, वो यहाँ उगाही का पूरा कारोबार जो है वो सामने आ गया। और ईडी इधर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और शरद पवार के जो है पूरे होश फाकते हो रहे हैं। अचानक से उन्होंने माला जपना चालू कर दिया। प्रधानमंत्री बड़े अच्छे हैं, वो अगर कोई चीज़ को ठान लेते हैं वो पूरा करते हैं। सही बात कहा उन्होंने ठान लिया है कि जितने जो पॉलिटिकल स्तर पे ये जो भ्रष्टाचार फैलाया जाता है, सरकार बनाने के नाम पे इस तरह की जो दुकान खोल दी जाती है, जिस हिसाब से वसूली का धंधा होता है, प्रधानमंत्री ने सोच लिया है कि इसके आड़े हाथ कोई भी आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और शरद पवार ये कह रहे हैं कि भाई हमारी बातचीत तो लगातार होती रहती है, इनके जैसा प्रधानमंत्री हमने देखा नहीं। खौफ का मंजर महाराष्ट्र के राजनीतिज्ञों के बीच जो है वो कायम हो गया है, ऐसा साक्षात दिख रहा है। और इसलिए जिस हिसाब से जो 7000 पेजेस के जो चार्जशीट आए हैं, वो कई सारी चीजों की ओर अंकित करता है। ये तो एक मसला है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर में या अघाड़ी सरकार या महाराष्ट्र की सरकार के अंदर इस तरह की कार्रवाई होती है कि जहां उगाही का धंधा चलता है, पुलिस वाले पैसे नोचते हैं लोगों से, कारोबारियों से, और जहां ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए खुला खेल चलता है, पैसे देकर के पोस्टिंग पाने का ये जो धंधा है, ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही सीमित नहीं है, पूरे देश में हर राज्य में इस तरह का चीज होता है। और इसलिए इस तरह की खबरों को जब आप देखते हैं, सुनते हैं, तो आप समझिए कि किस हिसाब से उन लोगों के ऊपर हम भरोसा करते हैं, उन लोगों को हम चुन के संसद और विधानसभा भेज देते हैं जिनका
ध्येय ही सिर्फ राजनीति में यह होता है कि कैसे वो चुनाव जीतें, कैसे वो मंत्री बने और कैसे इस देश को लूटना चालू कर दें। उद्धव ठाकरे सरकार को इन सारे खुलासों के बाद शर्मसार होना चाहिए। कोई भी मॉरल राइट अब बचा नहीं उनके पास कि आपका गृह मंत्री इस तरीके से मुख्य अभियुक्त बन गया, उसके दफ्तर से इस तरह से पैसे की उगाही का धंधा चलाया जा रहा था। लोग कहानी कहते हैं कि पुराने जमाने में ऐसे ऐसे भी लीडर्स होते थे कि उनके डिपार्टमेंट में जरा सा भी कोई कुछ छोटी सी बात होती थी वो रिजाइन कर दिया करते थे, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे। लेकिन आज की राजनीति ही इमोरल हो गई है। जो सरकार इस हिसाब से ही बनाई जाए कि हमें लूटना है, उससे मोरालिटी का क्या एक्सपेक्टेशन किया जाए। जो लोग चुनाव में आपस में एक दूसरे से लड़ते थे, वो चुनाव के बाद हाथ मिलाकर के सरकार बना ले, तो इसके पीछे कोई समाज सेवा का तो ध्येय हो नहीं सकता। लाल बहादुर शास्त्री ने रेल मंत्री होते हुए एक एक्सीडेंट के ऊपर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि मैं नहीं चला पाता, मेरी वजह से, मेरी चूक है। ऐसा नहीं कि वो इंजन में ड्राइवरी कर रहे थे या वो गार्ड थे या स्टेशन मास्टर थे। ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तब आपको एक महान लीडर माना जाता है। लेकिन आज की तारीख में इस तरह का एक्सपेक्टेशन रखना हमारी और आपकी ही मूर्खता है। ये देश ऐसे लोगों के हाथ में फिसलता चला जा रहा है जो देश की सेवा कम और देश को लूटने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।